बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम क्लास 3 से हिंदी 2 की चैप्टर नंबर 18 का अध्ययन करें। चैप्टर नंबर 18 क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में लिखा गया है, उनकी जीवनी है। जीवनी मतलब होती है किसी की पूरे समझो जीवन काल होता है उसके बारे में प्रमुख बातों का उल्लेख करना। तो आइए आज हम लोग डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवनी का अध्ययन करें। डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप जान रहे होंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और एक विशाल शिक्षाविद भी रहे हैं, व्याख्याता यानी ये कह लीजिए कि विलक्षण प्रतिभा वाले शिक्षाविद रहे हैं। तो बच्चों, आप हमारे साथ इस चैप्टर का उच्चारण भी करें जिससे आपके उच्चारण करने की जो अशुद्धि है वो दूर हो जाए। तो खोल लीजिए पेज नंबर 115 यानी 115 एंड चैप्टर नंबर 18। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उच्चारण करना। डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1988 को तत्कालीन मद्रास प्रांत के चित्तूर जिले में तिरुनी नामक गांव में हुआ था। यानी डॉक्टर राधा कृष्णन जब पैदा हुए थे तो यह मद्रास नामक जो स्टेट था, जो आजकल तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, उसमें जो है चित्तूर जिले के तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे सर्वपल्ली वंश के धार्मिक प्रवृत्ति के आंध्र ब्राह्मण, निर्धन आंध्र ब्राह्मण थे। निर्धन मतलब गरीब होता है और सर्वपल्ली एक वंश होगा जो उनका उसके धार्मिक प्रवृत्ति के, धार्मिक प्रवृत्ति मतलब जो पूजा पाठ अपने धर्म को मानने वाले हों, उनके स्वभाव मानने वाले स्वभाव के हों, उस अनुसार वो निर्धन ब्राह्मण थे वहाँ के जो गरीब थे। और इनके पिता, जब हमने पहले बोला निर्धन ब्राह्मण, तो इनके पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, किंतु धर्म के प्रति आस्था वास्तव में असाधारण थी, जो सभी लोगों के बराबर नहीं, जैसे कहते हैं एक आमतौर पे देखी जाती, वैसा नहीं, एक अलग तरह की उनकी आस्था थी जो सबसे थोड़ा उनको अलग कर देती थी। इसी कारण राधा कृष्णन को धार्मिक संस्कार बाल्यकाल से प्राप्त हुए। यही वजह रही कि राधा कृष्णन का जो धार्मिक प्रवृत्ति था, स्वभाव था, वो बचपन में उन्हें मिल गया। आप देखेंगे कि आप अपने घर में जिस तरह का पूजा पाठ या धर्म माना जाता होगा उसके बारे में बचपन से ही सीखते सीखते बड़े होने पर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, उसी अनुसार आप ढल जाते हैं। तो वही स्थिति राधा कृष्णन की भी थी। ये महान दार्शनिक, श्रेष्ठ तत्व चिंतक, निपुण शिक्षा शास्त्री, आदर्श शिक्षक एवं विलक्षण प्रज्ञावान डॉक्टर राधा कृष्णन विश्व के उन महान लोगों की श्रेणी में थे जो शिक्षक होते हुए भी राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन थे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वो कैसे थे? दार्शनिक थे, दार्शनिक फिलोसफर, तर्क हर बात पे क्यों कैसे का आंसर मिलने के बाद ही वो कोई काम करते थे। वैसे उनका सब्जेक्ट भी दर्शन शास्त्र था। श्रेष्ठ तत्व चिंतक, बहुत ज्यादा उच्च कोटि की सोच रखने वाले, निपुण शिक्षा शास्त्री, और शिक्षा के जो वैज्ञानिक ढंग है उसमें बहुत ज्यादा उनको महारत हासिल थी। आदर्श शिक्षक और एक टीचर के रूप में बहुत ही आदर्श थे वो। विलक्षण प्रज्ञावान, अत्यधिक ही बुद्धिमान थे। प्रज्ञावान मतलब बुद्धिमान। राधा कृष्ण विश्व के उन महान लोगों की श्रेणी में थे जो शिक्षक होते हुए भी राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। वो केवल एक टीचर नहीं थे बच्चों, वो राष्ट्रपति भी बने, यानी सबसे ऊंचा पद हमारे देश का होता है राष्ट्रपति का, उस पद पे भी वो आसीन हुए। राधा कृष्णन ने एमए की परीक्षा में अपना शोध प्रबंधन दी एथिक्स ऑफ वेदांत, यानी जब वो एमए की परीक्षा कंप्लीट कर ली अपनी, उसके बाद उनको रिसर्च लिखना हुआ। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे एमए क्या होता है। एमए होता है आप जब 12th पास करते हैं तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन को हम एमए कहते हैं। तो एमए मतलब आर्ट ऑफ, ये आपका उसमें उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया दर्शन शास्त्र में, और उस पर उनको रिसर्च लिखना हुआ। किस सब्जेक्ट पे? दी एथिक्स ऑफ वेदांता। दी एथिक्स ऑफ वेदांता को उन्होंने लेख लिखा। जिस लेख को पढ़ने के बाद उनके टीचर जो थे प्रोफेसर हांस, वो जो है
शास्त्र का सिद्धांत है, ये केवल सिद्धांत का विवेचन नहीं है। वो क्या है, ये ऐसा लग रहा है कि छात्र ने इस लेख को लिखने से पहले इसको आत्मसात कर लिया, यानी ग्रहण कर लिया, अपने मन के अंदर इसको उतार लिया। किसी चीज को जब आप मन के अंदर उतार लेते हैं तो उसका जो व्याख्या करेंगे, जो उसके बारे में आप लिखेंगे तो डीपली लिखेंगे, इतना डीपली लिखेंगे कि सामने वाले को ये लगेगा कि आपने उस पर काफी ज्यादा ही अध्ययन किया या महारत हासिल की है। जटिल और गंभीर मुद्दों को वो सहज ढंग से अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता और अंग्रेजी भाषा में अधिकारपूर्ण प्रवाह से अपनी बात कहने में यह प्रबंध आशातीत सफलता प्राप्त कर सका है। बच्चों, डॉक्टर राधाकृष्णन चूंकि हिंदुस्तान के नागरिक थे, तो यहाँ ज़्यादातर हम लोग हिंदी में, हमारी मदर टंग होती है, आसानी से बोल पाने की क्षमता रखते हैं। पहले तो वैसे भी इंग्लिश का बहुत विरोध हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध हुआ, इस नाते इंग्लिश को बहिष्कृत किया गया, विदेशी भाषा मान के। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदी को अपना जो गौरवपूर्ण भाषा, उसमें तो महारत हासिल की ही की, इंग्लिश में भी उनको पूर्णतया महारत हासिल थी। इसी वजह से वो जब भी अपनी बात को रखते थे जरूरत पड़ने पे इंग्लिश में, तो इतनी प्रवाह के साथ रखते थे, इतनी निरंतरता के साथ रखते थे कि पता ही नहीं चलता था कि एक हिंदुस्तानी व्यक्ति व्यक्त कर रहा है अपनी बात को कि कोई ब्रिटिश व्यक्ति व्यक्त कर रहा है अपनी बात को। ये पता नहीं चलता था। उनकी जो प्रवाहपूर्ण भाषा शैली थी, इससे कतई कोई महसूस नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो जहां भी अपनी बात को रखते थे, वो पूर्णतया से आशातीत सफलता पाती थी, उनके अनुकूल सफलता पाती थी, क्योंकि लोग उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझ लेते थे। और लैंग्वेज भी इतनी अच्छी होती थी इंग्लिश में कि उसको समझने में कोई दिक्कत उन्हें आती ही नहीं थी। इस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी प्रथम रचना से ही लेखन के क्षेत्र में पहचाने जाने लगे। इसी वजह से ऐसा था कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो फर्स्ट लेख लिखा शोध पे अपने, उसके बाद ही उनके नाम की पहचान। डॉक्टर राधाकृष्णन मद्रास के व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए, यानी वो अध्यापक के रूप में वहां पे नियुक्त हुए थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर मैसूर विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, टीचर यानी लेक्चरर से ऊपर उनका प्रोफेसर पद हुआ। कहाँ पे? मैसूर विश्वविद्यालय में और कलकत्ता में। बच्चों, इसके यही तक वो नहीं रुके, बल्कि वो आंध्र विश्वविद्यालय और बीएचयू यानी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस में स्थित है, बनारस में बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, यहाँ पे ये कुलपति के रूप में नियुक्त रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक उच्च कोटि के लेखक भी थे, केवल टीचर नहीं थे, दार्शनिक नहीं थे, वो एक लेखक भी बहुत अच्छे थे। शिक्षा एवं शिक्षक के विषय पर उन्होंने अपने विचार बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही मौलिक और आदर्शवादी रखे। उन्होंने क्या लिखा? उनके अनुसार शिक्षक वह है जो स्वयं और मानव के भविष्य के प्रति विश्वास के साथ समर्पित है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने तो बोला कि जो टीचर है वो केवल एक मानव नहीं है जो अपने लिए जीता हो, वो क्या है? वो अपने सभी छात्रों के लिए जीता है। जो छात्र उससे अध्ययन करके निकल चुके हैं, पढ़ के निकल चुके हैं, उनके बारे में भी वो सोचता है, जरूरत आने पर उनकी हेल्प करता है, और जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो वो सोचता ही सोचता है। छात्रों के हित के आगे शिक्षक को अपने हित के बारे में कतई नहीं सोचना होता है। वो बहुत ही त्यागशील प्राणी होता है, और एक टीचर की वजह से, चाहे वो टीचर आपका प्राइमरी का हो या वो घर में आपकी माँ हो, चाहे वो टीचर आपके यूनिवर्सिटी लेवल का हो, चाहे वो टीचर आपके किसी प्रोफेशनल डिग्री वाले में हो, उस टीचर की वजह से ही हमारे देश का जो भविष्य होता है वो उज्जवल होता है। इसलिए टीचर का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है बच्चों की जिंदगी में। और आप ये जानते ही होंगे कि अगर टीचर न रहे तो शायद आपको कितनी भी अच्छा परिवेश दिया जाए, लेकिन आपका पूर्णतया से विकास होना असंभव है, जिसको डॉक्टर राधाकृष्णन ने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया। इसी वजह से इस लाइन को उन्होंने लिखा कि केवल त्याग की भावना रखने वाला व्यक्ति ही इस देश को महान बना सकता है। और वो कौन होता है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने पहले स्पष्ट कर दिया, वो शिक्षक होता है। वे अक्सर कहा करते थे कि आत्मा का विकास और मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि केवल हम कमाने का आय स्रोत बना लें और जीवन में आगे बहुत पैसा कमा लें, आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो जाए तो यही हमारे लिए बहुत है। नहीं,
बच्चों, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उस कैसे होता है? उसकी आत्मा के विकास से होता है। जब आत्मा हमारी शुद्ध होती है, अच्छी होती है, संस्कारी होती है, नैतिक होती है, और तभी हमारे जीवन का मुक्ति हो सकता है, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। एक वास्तविक शिक्षक होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये सब समझाना एक शिक्षक का दायित्व है। शिक्षक ही आपके अंदर चरित्र का निर्माण करता है, शिक्षक ही अपने विषयों में पारंगत बनाता है, और शिक्षक ही एक राष्ट्र के काबिल आपको बनाता है। तो वो तभी संभव हो पाएगा जब शिक्षक समर्पित होगा आपके प्रति और राष्ट्र के प्रति। ऐसा नहीं कि केवल कमाने के लिए आए और हम निकल गए। सन 1952 यानी 1952 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए तथा लगातार 2 साल तक कार्य करने के बाद 1900 मतलब वो इसी पद पर बने रहे, यानी 1962 तक बने रहे। इस दौरान 1953 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर पश्चिमी राष्ट्रों का व्यापक भ्रमण किए। इसी दौरान के अंतर्गत उन्होंने 2 साल तक अमेरिका का व्यापक भ्रमण किया था, पश्चिमी राष्ट्रों का। सन 62 में से सन 67 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे, यानी 1962 से 1967 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और अंततः उन्होंने सन 1975 यानी 1975 में 87 वर्ष यानी 87 ईयर्स की कंप्लीट करने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया, यानी मृत्यु हो गया। तो हाँ, अभी हमने आपको सन वाइज यानी ईयर वाइज आपको हमने बताया कि 1952 में वो भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए, और लगातार 2 कार्यकाल मीन्स की वो 5 वर्ष तक 2 कार्यकाल यानी 10 वर्ष तक 1962 तक उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति पद पे कार्यभार को संपन्न किया बहुत बखूबी के साथ। इस दौरान 1953 यानी वो उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए अमेरिका गए, वहां से उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों का भ्रमण किया, फिर व्यापक भ्रमण किया, बहुत ज्यादा घूमा उन्होंने, वहां से उन्होंने सीख लिया। फिर वो वापस आए जब सब 1962 में से लेके सन 1967 यानी 67 तक वो राष्ट्रपति पद पे रहे। 5 साल तक का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी और मंत्री लोगों का। उस 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपना राष्ट्रपति पद का जो दायित्व होता है उसको बखूबी निभाया। फिर अंततः वो 1975 यानी 1975 में उनका 87 साल यानी 87 ईयर्स में उनका स्वर्गवास हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु को प्राप्त होना हो तो सभी को प्राप्त होना होता है बच्चों, लेकिन अपने कार्यों की वजह से कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी अमर हो जाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन भी ऐसे महान हस्तियों में है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा स्तर पर या पद स्तर पर ही अपनी सफलता को प्राप्त किया, बल्कि वो आध्यात्मिक स्तर पर भी उतने ही सफल रहे जितना एक राष्ट्रपति, शिक्षक और दर्शन शास्त्री के रूप में रहे। बच्चों, डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमेशा ये कहा कि जब भी मेरा जन्मदिन मनाया जाए एक शिक्षक के दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उन्होंने सीख दिया। शिक्षक का काम होता है सिखाना, उन्होंने पूरे राष्ट्र को सीख दिया है, एक शिक्षक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, लेखक के रूप में और दर्शन शास्त्री के रूप में। ऐसा नहीं कि केवल वो पदों पर जिए, नहीं, उन्होंने पद को जीते हुए पूरे राष्ट्र के लिए सीख का स्रोत बने, सीख का माध्यम बने, शिक्षक बने, जिसको आज हम और आप 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद बच्चों। आइए आज हम लोग थोड़ा कठिन शब्दों को भी जान लें जो आपके चैप्टर 18 के अंतर्गत में आता है। प्रवृत्ति मतलब हमने अभी आपको बताया स्वभाव। दूसरा शब्द है बाल्यकाल। बाल्यकाल मतलब बचपन, जो आप बच्चे रहते हैं उनको बचपन कहा जाता है। निर्धन मतलब गरीब। विलक्षण मतलब अद्भुत। प्रज्ञावान बुद्धिमान, सर्वोच्च सबसे ऊंचा। आत्मसात पूरी तरह से स्वीकार करना। जटिल कठिन मुद्दा विषय। अभिव्यक्त करना प्रकट करना। क्षमता सामर्थ्य। आशातीत आशा से अधिक। व्याख्याता अध्यापक। स्वर्गावास मृत्यु। धन्यवाद।